तो भाई सभी को राम राम। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, मतलब हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इसके प्रकार हैं, सभी तरह के हमने पिछला चैप्टर देख लेना पार्ट 4 करके। ये अपना पार्ट 5 आएगा, ये 2 चैप्टर में डिवाइड होएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होएगा। अब हम कर लेते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। पोल्यूशन किसे कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं अगर हमारे पर्यावरण में दिए गए अनुपात में गैसेस में कोई बाहर से हम गैस को मिला देते हैं और वो उससे अनुपात बिगड़ जाती है तो उसको कहते हैं पोल्यूशन। सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में जब हमारे इन्वायरमेंट में ये जो अनुपात बिगड़ा है तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम, कठिनाइयाँ हमारे सामने आई हैं। जैसे जापान में हज़ारों की संख्या में लोग मरे थे, किसकी वजह से? मीनामाटा एक नाम की जगह है जापान में। वहाँ पे क्या हो गया था, लोकल के द्वारा मछली खा ली गई थी। वो मछलियाँ कहाँ से आई? तालाब से आई या फिर नदी अपना समुंदर से आई। और वो समुंदर में क्या हो गया, समुंदर में लीकेज हो गई किस चीज़ की? मरकरी की। तो मरकरी उसने खाई मछलियों ने, और मछली किसने खाई? लोकल वहाँ के जो आम लोग थे ना, उन लोगों ने। तो उससे क्या हो गया, उन लोगों को कौन सी बीमारी होगी? मीनामाटा डिजीज़। मीनामाटा क्या है? मीनामाटा वहाँ का एक गांव है, वहाँ के लोगों ने खाई तो उस गांव के नाम से मरकरी की डिजीज़, जो मरकरी से होने वाली बीमारी है वो कौन सी है? मीनामाटा। ये याद रख लेना, ओके। अब आया जो कैडमियम की अधिक मात्रा हो जाए और उससे कोई बीमारी हो जाए तो उसको कहते हैं इटाई नाम की बीमारी। इटाई कैडमियम। अच्छा, अब हम अपने भोपाल में जो है ना, भोपाल में गैस ट्रेजेडी हो गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक फैक्ट्री में गैस लीकेज हो गई। तो वो गैस लीकेज होने की वजह से वहाँ पे जो मज़दूर काम कर रहे थे उनका सांस घुटने लगा और वहीं पे उनकी डेथ हो गई, बिल्कुल तभी, सांस घुटने की वजह से। तो ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस शामिल थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। यही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब जो है ना अपनी लंदन जो है ना, उसमें भी स्मोक की वजह से इमरजेंसी लागू की गई थी। कब? 1952 में। समझे? ये किसकी वजह से हुई? ये हुई एल निनो और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या फिर ओजोन लेयर में डिप्लीशन की वजह से, समझे? या फिर जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुए थे 3 आइलैंड्स पे, उनकी वजह से। ये अलग अलग तरह से है ना अपन, ये इमरजेंसी क्रिएट हुई थी अपनी पोल्यूशन में अधिक मात्रा होने की वजह से। ये चीज़ें सामने आई थी, हमारी ट्रेजेडी। अब क्या हुआ, जो अपना है ना यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया 1972 में, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और लोगों को उजागर करने के लिए एक दिन बनाया। वो दिन कौन सा था? 5 जून, और उसको दिया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब इस दिन क्या होगा, इस दिन लोगों को एक दिन तो ध्यान में आएगा, और दिन तो बिजी होते हैं। एक दिन तो ये होगा कि भी आज वर्ल्ड पर्यावरण दिवस है, इस दिन हम लोग अपने पर्यावरण के कुछ ना कुछ करेंगे, 1 पौधा लगाएंगे या 2 पौधे लगाएंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं पोल्यूटेंट्स और कंटेमिनेंट्स क्या क्या होते हैं। पोल्यूटेंट्स तो होते हैं, देखो यहाँ दी गई है पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन। पोल्यूटेंट्स दिए गए हैं, एक हमारी जो रेशो होती है ना, इन्वायरमेंट में हर गैस की एक रेशो होती है, जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे आर्गन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनकी एक मात्रा हमारे इसमें ना अर्थ में डिफाइन है। तो अगर वो मात्रा बिगड़ जाए ना और उससे होने वाला कोई भी इफ़ेक्ट हो तो उसको कहते हैं पोल्यूटेंट्स। कंटेमिनेंट्स क्या होता है? हमारे द्वारा इस मात्रा को बिगाड़ा जाए। जैसे कि मान लो कोई भी अपने समुंदर में जहाज का एक्सीडेंट हो गया और वो तेल लेके जा रहा था, उससे क्या हो गया, तेल की मात्रा समुंदर में ज़्यादा हो गई, ठीक है। या फिर हमारे द्वारा गलती से
कोई भी गैस लीकेज हो गई, यानी कि मिथाइल आइसोसाइलाइड जैसे भोपाल में हुई थी, तो उससे क्या हो गया, उससे भी हमारी जो है ना कंटेमिनेंट हो गया, मतलब कि हमारा जो है ना ये अपनी जो है ना गैस से वो ज़्यादा होगी, उससे अधिक मात्रा में हो गई। समझे, ये सिंपल सा है। नेक्स्ट हम चलते हैं। बहुत सारे है ना इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेजर फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है, पर्यावरण प्रदूषण, वो बहुत प्रकार का होता है। समझे, तो क्या क्या प्रकार का होता है, जैसे एयर पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन, 7 प्रकार के होते हैं और ये सातों प्रकार के हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। पहला प्रकार हम करते हैं एयर पोल्यूशन। ओके, देखो एयर पोल्यूशन क्या है, हमारी हवा में अगर बाहर से कोई भी गैस मिल जाए तो उसको कहते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब हमारी जो ये ना अर्थ है, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो लगभग 1000 किलोमीटर तक हमारा जो है ना अर्थ का सरफेस, मतलब अर्थ की जो हवा वगैरह है, गैस वगैरह, वो इतने किलोमीटर्स तक है। और ये जो हमारे जो है ना एयर का जो कंपोजिशन है, मतलब जैसे एयर बनती है वो क्या है, जगह से जगह पे अलग अलग होती है। जैसे अगर आप हरियाणा में जाओगे तो अलग प्रकार का पर्यावरण मिलेगा, अगर आप वहाँ पे जाओगे नीचे की तरफ कर्नाटका में तो उधर अलग प्रकार का एयर वगैरह मिलेंगी। समझे, अब हमारे इसमें जो एयर है ना, एयर किस किस चीज़ से मिलके बना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और बहुत सारी गैसेस, बहुत सारे प्रकार की। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमारे पर्यावरण में इनमें से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में, और आपको नाइट्रोजन नहीं देगा तो आप भी चल जाओगे। सबको नाइट्रोजन याद है पहले नंबर पे, लगभग 78%। तो वो क्या करेगा, वो देगा सबसे पहले देगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर देगा आर्गन, फिर देगा अपना ओजोन और फिर देगा ऑक्सीजन। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लगाएंगे और वो गलत हो जाएगा। तो ये याद रख लेना सीक्वेंस वाइज, सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर अपना आर्गन, फिर अदर गैसेस। ओके, अदर गैसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है जी। अब जो है ना अपने पर्यावरण में, अपने जो एयर पोल्यूशन होता है उसमें, एयर में अपनी एक है ना लेयर होती है। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी से हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो ऐसे करके लेयर्स होंगी। ठीक है, सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, मतलब शोभ मंडल। ओके, ये जो शोभ मंडल है ना ये होता है 10 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर्स। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हवा हो गया, जो अपनी पानी भाप बनती है वो भी इधर ही जमा होती है, अपने बादल हो गए वो भी इधर ही होते हैं शोभ मंडल में, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आ जाता है अगला स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब कि समताप मंडल। अब इसमें समताप मंडल में अपना ये होता है लगभग 10 से लेके, ये 10 है ना, 10 से लेके 50 किलोमीटर्स तक। इसमें अपना पानी या फिर वेपर वगैरह बन गए, समझे, पानी भाप में उड़ गया, या फिर अपने क्लाउड्स वगैरह, वो सारे यहाँ तक मिलते हैं। समझे, अब इसमें क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर में यानी कि समताप मंडल में, इसमें अपना ओजोन लेयर है। ठीक है, ओजोन लेयर क्या काम करती है, हमारा जो सूरज है उससे आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोक लेती हैं। समझे, और अंदर हमारी पृथ्वी पे क्या आती है, अच्छी रेडिएशंस आती है, यूवी रेडिएशंस बहुत कम आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर जो है ना उसका जो एरिया है वो है 50 से और आगे की तरफ ज़्यादा, समझे, 50 से 150 तक। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है अपना थर्मोस्फेयर, यानी कि बाह्य वायुमंडल, या पता नहीं इसको बाज बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं हिंदी में, मेरे को वो कंफर्म नहीं है याद, एक बार अपना सर्च कर लेना जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये अपना 3 प्रकार की लेयर्स होती हैं। ओके, फिर जो अपना है ना WHO,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी एयर पोल्यूशन की एक डेफिनेशन दी और सेम डेफिनेशन दी है जो भी मैंने बताई थी। क्या दी है? इन द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल इन द एयर इन सच कंसंट्रेशन विच इज़ हार्मफुल टू मैन एंड इन्वायरमेंट। मैंने कहा था बाहर से जो चीज़ें मिलती हैं हमारे इन्वायरमेंट में अदर सोर्सेज से, इसने क्या कहा है, बाहर से मिलकर वो जो गैस बनाती है और वो मनुष्य और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होती है, उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन, सॉरी एयर पोल्यूशन। ओके, अब जो है ना पोल्यूटेंट्स, जो अपने पोल्यूटेंट्स होते हैं हवा के अंदर, वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी होते हैं और एक सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी होते हैं जो डायरेक्ट अपने इन्वायरमेंट में घुल जाएं, और सेकेंडरी होते हैं जो हमारे द्वारा कोई ना कोई रिएक्शन करके किसी भी प्रकार की और वो घोले जाएं। ठीक है, जैसे कि मान लो एसिड रेन। एसिड रेन कैसी होती है? जब हमारे पर्यावरण में वो रेशो बिगड़ जाए तो हमारी वजह से ही तो एसिड रेन हुई है। ठीक है, अब कोज समझ लेते हैं एयर पोल्यूशन होने का क्या क्या रीज़न है। क्या क्या रीज़न, ये सबको पता है क्या क्या रीज़न है। फर्टिलाइज़र का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो जब हम उस पंप से ऐसे ऐसे करके स्प्रे करते हैं तो उसकी वजह से हवा में भी वो घुल जाता है, तो वो आसपास के इलाकों में फैल जाता है। ठीक है, फिर जो माइनिंग वगैरह हम करते हैं एक्टिविटीज़ वगैरह, उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, फिर जो अपने सस्पेंडेड एसपीएम जो है ना, किसकी वजह से? सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर्स, यानी कि छोटे छोटे, यानी कि 2.5 माइक्रोन के, यानी कि और 0.5 माइक्रोन के या 5 माइक्रोन के। ये क्या है? ये होते हैं जब हम कोयला जलाते हैं तो उसकी वजह से जो हवा में जो प्रदूषित होती है हवा, उसकी वजह से है ना सस्पेंडेड पार्टिकल में निकलते हैं कोयले की वजह से और वो हवा में घुल जाते हैं। या फिर न्यूक्लियर रेडिएशन होती है, वो भी हवा में घुल जाती है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे बम पड़ा था तो उससे क्या हो, रेडिएशन हवा में फैल गई और बहुत सारे लोग मर गए। समझे? तो ये इनके कोज हैं। कोज कभी भी आते नहीं है पेपर में। अच्छा, इनका इफेक्ट, एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट हो सकता है भाई? हमारे जो भी हम सांस लेंगे उनके लिए दिक्कत होगी, अस्थमा वगैरह है जिसको, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। या फिर जिसको भी वोमिट भी हो सकती है, सांस घिर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। या फिर हमारे जो अगर पोल्यूशन में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो वो बादलों के ऊपर जम जाएगी, और बादलों के ऊपर जमेगी तो बादल हैवी होंगे तो वो नीचे बारिश की फॉर्म में आ जाएंगे, बूंदों की फॉर्म में, पानी की फॉर्म में आएंगे, तो अपने साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड एसिड भी लेके आएंगे, और वो एसिड कहाँ पड़ेगा? मिट्टी के ऊपर पड़ेगा, हमारे ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि एसिड रेन भी किसकी वजह से होती है? कोजेज़ हैं ये इसके। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन में जो अपना स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में ओजोन लेयर है, उसके ऊपर जो ओजोन है, ओजोन किसके? O3 से बनती है। अब अगर हम इसमें CO2 छोड़ देंगे, CO2, तो ये O तो अलग हो जाएगा और एक O इससे ले लेगा, तो ये क्या रह जाएगी? ऑक्सीजन। तो यानी कि धीरे धीरे इसमें छेद होने शुरू हो जाएंगे, तो ये होती है ओजोन में दिक्कत आना। तो ये सब चीज़ के कोजेज़ हैं। अच्छा, हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ये भी सबको पता है यार। सचेत रहो, पेड़ों को लगाते रहो। ठीक है, ऊपर से जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा यूज़ करो, रिन्यूएबल चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करो जिससे एनर्जी बनती है। ठीक है, या फिर चिमनी लगाओ फैक्ट्रीज़ में, टोल चिमनीज़ मतलब उनके अंदर, जैसे ये चिमनी है अपना, ये चिमनी है, चिमनी के ऊपर अपना एक यंत्र लगाओ जिसकी वजह से जो गैसेज होती हैं ना बहुत भयानक, जैसे सल्फ़र ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट पर्यावरण में ना जाए और वो इस छलनी के थ्रू यहीं पे रह जाए और बाहर क्या जाए, सिर्फ धुआं जाए। वो भी लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब जो बल्ब है, बल्ब की जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? LED या CFL यूज़ कर सकते हैं। ये क्यों? ये जो है ना कम बिजली में जलती हैं और उतनी रोशनी देती है और कम बिजली में जलती है, तो उससे क्या हमारी जो बिजली है वो बचेगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मतलब पानी के अंदर जिस मात्रा में हमारा पानी के अंदर गैसेज है उससे अधिक मात्रा में अदर सीवेज ट्रीटमेंट या फिर बाहर का फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा कूड़ा करकट सब पानी में डाल दें, तो उससे क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन, वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए, जीवन का साधन,
क्योंकि खेतों में भी पानी होता है, हम भी पानी पीते हैं, हमारी पृथ्वी भी 70% पानी है, हमारी बॉडी भी 70% पानी से ही बनी हुई है, समझे। और ये क्या है, जो अपना पानी की प्रॉब्लम है ना, ये पूरे वर्ल्ड वाइड है, अपना इंडिया में ही नहीं है, पूरे ग्लोबली। ठीक है, अब ये समझते हैं पॉइंट नॉन पॉइंट सोर्सेज, मतलब कहाँ कहाँ से ये आता है वाटर पोल्यूशन, क्या क्या है, कहाँ से ये आता है, कहाँ से नहीं आता है, समझे। तो ये है, ये डायरेक्टली और ये इनडायरेक्टली, मतलब ये तो एकदम डायरेक्टली आता है और ये घूम फिर के आता है, इनडायरेक्टली आता है, हमारे थ्रू आता है। अच्छा, डायरेक्टली क्या क्या हो सकता है पॉइंट ऑफ सोर्स में, जैसे कोई भी लावा वगैरह फट गया, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो उसको रिवर से डायरेक्ट चलता कर दिया, या फिर लेक्स वगैरह है, वहाँ से आ गया। अच्छा, नॉन पॉइंट सोर्सेज में क्या है, नॉन पॉइंट सोर्सेज में अपना है टू डिफ्यूज़ कंटेमिनेशन दैट डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल डिस्क्रिमिनेट, जो एक सोर्स से ना आए, डिफरेंट सोर्सेज से आए, उसको कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, जो अलग अलग सोर्सेज से आके और एक जगह मिले। ठीक है, और हम इसको कहाँ चलता कर दें, हम इसको नदी में बहा दें, या हम इसको एग्रीकल्चर लैंड में डाल दें कि भी कूड़ा करकट है, ये एग्रीकल्चर लैंड है और इसके अंदर डाल दो, तो ये क्या है, धीरे धीरे ये जो है ना पानी के अंदर मिलता जाएगा, ये धीरे धीरे अंदर मिलेगा, जो अपना ग्राउंड वाटर है उसको अपना बहुत ज़्यादा वो कर देगा, कंटेमिनेट कर देगा। अब इसके कोज क्या हैं, ये कोज कभी नहीं आते, फिर भी पढ़ लो। कोज हैं सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि जो अपना सीवेज वगैरह है, जो अपना घरों के पास से सीवेज वगैरह जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट नहर में छोड़ देते हैं, समुद्रों में छोड़ देते हैं। तो वो छोड़ने के बाद क्या होता है, उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और डेंजरस जो बहुत ज़्यादा खतरनाक गैसेज होती हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो उससे क्या होता है, ये पानी के अंदर मिलती हैं और ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देती हैं, जिसकी वजह से जो जीव पानी के अंदर रहते हैं वो धीरे धीरे मरने स्टार्ट हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, अपना जो फैक्ट्री से निकलने वाला कूड़ा करकट डायरेक्ट नदियों में डाल देते हैं, यमुना नदी देखो भरी पड़ी है। ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स, मतलब अपना जो है ना कार्बनिक, मतलब कार्बनिक कंटेमिनेंट जो है ना बहुत ज़्यादा हो रखा है। कैसे, अपन लोग इंसेक्टिसाइड्स अपन छिड़कते हैं, हर्बिसाइड छिड़कते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इनकी वजह से। इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक तत्व, समझे, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सब ऐसे ही। ऑयल पोल्यूशन, यूट्रोफिकेशन। अच्छा, यूट्रोफिकेशन होता है ये जो है ना होता है कहाँ पे, ओशंस में, समुद्रों में सॉरी, समुद्रों में होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो जल जीव के वो होते हैं ना एक्वेटिक हैबिटेट्स, यानी कि पानी के अंदर रहने वाले जीव, उनके ऊपर खतरा हो जाता है। ये इससे क्या होता है, जो बाहर से गैसेस, बाहर से खतरनाक गैसेस जो पानी के अंदर मिलती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स, फॉस्फेट कंपाउंड्स, जो एग्रीकल्चर की जो ज़मीन से निकल के और समुद्रों की तरफ मिलती है वो, तो उससे क्या हो जाता है, उससे पानी के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। उसको क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, जैसे पानी के अंदर अभी मैंने बताया था वही है, लो लेवल हो जाता है ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से खतरा हो जाता है जो पानी के अंदर जीव रहते हैं उनके ऊपर। ठीक है, या फिर अपना ऑयल स्पिल हो जाना पानी के अंदर, जैसे समुद्र के अंदर कई बार सुना होगा न्यूज़ में कि भाई एक पानी का जहाज़ था, अपना तेल का जहाज़, और वो अपना पानी के अंदर एक्सीडेंट की वजह से, और वहाँ पे ऑयल स्पिल बहुत ज़्यादा एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टेयर में हो गया, बहुत ज़्यादा क्यूबिक में, जैसे पानी में बहुत ज़्यादा जगह पे फैल गया। तो उससे क्या होगा, देखो ये पानी है, पानी के अंदर ऑयल फैल गया, ये क्या करेगा ऑयल, एक तो प्रकाश संश्लेषण को कम होने देगा, जो प्रकाश अंदर जाता है जिसकी वजह से इनको पेड़ पौधों को थोड़ा सा है ना धूप वगैरह मिलती है और ये अपना खिलते हैं। ठीक है, फिर जो हवा के थ्रू जो अपनी ऑक्सीजन इस पानी के अंदर जाते हैं, वो ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि ये एक लेयर होगी ना, ऑयल लेयर, ये तेल की एक लेयर हवा को अंदर नहीं जाने देगी। तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा और जो पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे।
जो यानी कि और रेडियो एक्टिव हो गए मटेरियल, उससे भी अपन को पानी को दूर रखना है रेडियो एक्टिव मटेरियल से। या फिर नाइट्रेट्स का है ना, यानी कि नाइट्रोजन का पानी के अंदर ज़्यादा उपयोग करना, इसकी वजह से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। जो भी इसको पीता है ना वो ब्लू रंग में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे, उसकी बॉडी स्किन जो है ना ब्लू कलर में होने लग जाती है। ये किसकी वजह से होती है, ये होती है डिजीज़ दैट अफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्फेंट ब्लड, यानी कि जो हमारे हर एक की ब्लड में है ना इन्फेंट यानी कि छोटा बच्चा, उसकी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी जाता है। ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन को इधर से उधर लेके जाना, और जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट है उसको भी हर एक बॉडी के पार्ट में भेजना। तो उसके अंदर ये जो नाइट्रेट है ना, ये ऑक्सीजन की मात्रा को ब्लड में ले जाने के लिए कम कर देगा बिल्कुल। तो ऑक्सीजन की मात्रा जाएगा नहीं और वो हांफने लग जाएगा बच्चा और वो डेथ हो जाएगी उसकी। अच्छा, कंट्रोल क्या क्या कर सकते हैं, जैसे समुंदर में जो ऑयल स्पिल होता है, यानी कि जो अपना ऑयल का बहाव हो जाता है कई बारी समुद्र में, तो उसके लिए तो एक है सबसे अच्छा, एक कॉटन बनाया साइंटिस्ट ने, यानी कि रुई। वो कॉटन क्या, आप इसके ऊपर रखोगे ना तो वो कॉटन इसको ऑयल को सोख लेगा, और वो सोखने के बाद इस कॉटन को आप हटा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा सहायक है ये, अभी बनाया था 3-4 साल पहले। ठीक है, आप उन जो है ना सीवेज की ट्रीटमेंट करवाए, जिसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स हैं वो अपना पानी में ना मिले। अपना जो फर्टिलाइज़र है उनको बिल्कुल अच्छे से यूज़ करें, सोच समझ के अच्छे से। ये नहीं है कि भी हवा में भी डाल दिया और वो उसकी वजह से पानी में भी जा रहे हैं आपके जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं। थर्मल जो पोल्यूशन होता है, जैसे अपना टावर की वजह से, या फिर ये जैसे अपना सोलर पैनल हैं, इसको अपन लोग पानी में ना डालें, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ख़तरनाक चीज़ों से मिलके बनता है सोलर पैनल। तो ये पानी में जाएगा तो उस चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। या फिर हम लोग क्या है, पानी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे अपना पॉलीथीन हो गया, कोई भी चीज़ खाने की चीज़, या फिर अपना नेट वगैरह हो गया, अगर हम चश्मे वगैरह लगा के पानी के अंदर जाते हैं तो वो भी फेंक आते हैं वहीं पे। अपना जो मछली पालन वाले जो नेट होते हैं वो भी पानी के अंदर ही फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। अब है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन पहले मैंने बता दिया था, बहुत ज़्यादा मात्राओं में डेंजरस गैसेस का, ख़तरनाक गैसेस का अपना पानी के अंदर प्रवाह करना, उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें बता रखी हैं। देखो, इससे क्या है ना, इससे अपनी जो मछली हैं, जल जीव हैं, वो धीरे धीरे ऑक्सीजन नहीं ले पाते। नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन, यानी कि बायोमैग्निफिकेशन मतलब जैसे पोल्यूटेंट्स और पेस्टिसाइड्स हैं वो हमारी जो है ना फूड चेन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे, जैसे हम कोई भी पेस्टिसाइड हो गया या फिर ख़तरनाक पोल्यूटेंट हो गया, उसको क्या करते हैं हम लोग नहर वगैरह में या लेक वगैरह में डाल देते हैं, मछली उसको खा लेती है और हम मछली को खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो हमारे अंदर आ जाता है। यानी कि साइकिल, जो साइकिल है ना, उस साइकिल में डेंजरस जो पदार्थ हैं उनका ना घुलना, यहीं पे अगर उसको रोक दे तो हमारे थ्रू जो आएगी ना वो एकदम सही चीज़ आएगी और हम सही चीज़ खा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कोई भी केमिकल हो गया, वो क्या है, वो इन्वायरमेंट में हम लोग छोड़ देते हैं, तो उसको क्या है, उसको कौन खाता है, फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, जो पानी के ऊपर ऊपर रहते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, वो उसको खाते हैं। तो उसको उन जीवों को कौन खाता है, उन जीवों को मछलियाँ खाती हैं। मछलियों को कौन खाता है, बड़ी बड़ी मछलियाँ खाते हैं, और बड़ी बड़ी मछलियों को कौन खाते हैं, इंसान खा लेते हैं। तो ये कहाँ चली गई, इंसान के अंदर चली गई। ठीक है, अब ये इफ़ेक्ट्स क्या है बायोमैग्निफिकेशन के। बायोमैग्निफिकेशन क्या हमारे हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, मरीन जो क्रिएचर हैं, जो समुद्री जीव हैं, उनके ऊपर दिक्कत देता है। या फिर जो कोरल रीफ होते हैं, देखो कोरल रीफ जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हैं अपना ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के रीफ में। ठीक है, और ये होता है एक तरह का पौधा होता है, ये ऐसे करके एक ये पौधा होता है पानी के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर धीरे धीरे ना ये कैल्शियम जुड़ता रहता है, और इस कैल्शियम को कौन खाती हैं,
अपनी मछलियाँ वगैरह खाती हैं। ठीक है, तो ये भी धीरे धीरे ना ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। ख़त्म क्यों होना हो जाता है? अगर ऊपरी लेयर पे, पानी की ऊपरी लेयर पे कोई भी चीज़ जम जाएगी, पोल्यूटेंट वगैरह, तो जो बाहर की ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं आ पाएगी, और जो धूप है वो नीचे नहीं जा पाएगी, तो जिसकी वजह से ये पौधा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और जो मछलियों की डाइट है छोटी मछलियों की, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, वाटर क्वालिटी पैरामीटर। अब जो अपन लोग है ना, पानी की क्वालिटी के लिए मटेरियल क्या क्या है, पैरामीटर क्या क्या हैं, जैसे अपन एल्कलिटी उसका ध्यान रखें, कलर ध्यान रखें, जो पीएच वैल्यू है वो ध्यान रखें, उसका टेस्ट कैसा है, ऑर्डर कैसा है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है उसके अंदर, समझे, या फिर डिजोल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हैं, हैवी मेटल्स तो नहीं है, हैवी मेटल में मतलब लेड वगैरह, आर्सेनिक वगैरह, लेड मतलब शीशा वगैरह तो नहीं है, छोटे छोटे कण शीशे के, आर्सेनिक तो नहीं है, या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल तो नहीं घुला हुआ है, या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये क्या होता है, जैसे अपनी गोलियां होती हैं, टैबलेट्स, वो अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो उसको क्या करते हैं ये मेडिकल स्टोर वाले, ऐसे ही फेंक देते हैं, उनका सही तरह से उनको ख़त्म नहीं करते, जो एक पर्टिकुलर तरीका दे रखा है मेडिकल साइंस में, वैसे नहीं करते। ठीक है, तो अब ये समझ लेते हैं। नंबर 1, डिजोल्व ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि सीओडी। सबसे पहले समझ लेते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। डिजोल्व ऑक्सीजन मतलब पानी के अंदर मिली हुई ऑक्सीजन को कहते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। वो किस मात्रा में मिली होगी, वो कैसे मिली होगी, जैसे जो ऑप्टिमम बताया गया है ना, यानी कि मिली हुई होनी चाहिए पानी के अंदर ऑक्सीजन, वो होनी चाहिए 4 से 6 ppm पार्ट पर मिलियन, यानी कि एक पार्ट में इतने मिलियन जो है ना ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। जब तो ऐसा ही, अगर इससे कम है तो खतरनाक, और इससे ज़्यादा है तो भी खतरनाक है, वो पहले ही मैंने बताया था। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं, जो फिश की होती है वो मोटिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जो अपना अदर क्रिएचर होते हैं वो भी धीरे धीरे मरने स्टार्ट हो जाते हैं, वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाता है, इंसान भी मरने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं अपन। ये ना, ये 2 तरह के होते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक तो जो है ना बायोलॉजिकली ऑक्सीजन की डिमांड होती है, और एक केमिकली ऑक्सीजन की डिमांड होती है। ये इनका डिफरेंस दे रखा है। अच्छा जी, बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड का मतलब एक एस्टिमेट डिग्री में ऑर्गेनिक पोल्यूशन के लिए इन द वाटर बेस, इट इज़ इंपॉर्टेंट पैरामीटर यूज्ड इन द एलिमिनेटिंग द डिग्री ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन वाटर वेस्ट। यानी कि इसमें हमें ना, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि पानी के अंदर जो बायोलॉजिकली यानी कि जो जीव जंतु रहते हैं उनको ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है। तो इससे ये एक पैरामीटर है जिससे हम मापते हैं कि उस पानी के अंदर कितना ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये है इट मेजर द, देखो डिजोल्व ऑक्सीजन मापता है ये किसके लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए जो पानी के अंदर रहते हैं। बीओडी विल लोअर द सीओडी, यानी कि अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगा तो उससे क्या, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है एक बहुत ज़रूरी पैरामीटर है। किस चीज़ का पैरामीटर है, एस्टिमेट करता है द डिग्री ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन द वाटर वेस्ट, यानी कि जो वाटर वेस्ट है ना, यानी कि जो बहुत ही खतरनाक, जिस पानी के अंदर बाहर की चीज़ें मिली हुई है उसके अंदर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट कितने हैं, यानी कि कार्बनिक पोल्यूटेंट कितने हैं। ठीक है, ये इंडेक्स है जो बताता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंटेंट पानी के अंदर कितने हैं। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बताता है ऑक्सीजन कितना डिमांड में आ रहा है, किसके थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मटेरियल इन 1 लीटर ऑफ द वाटर वेस्ट। ठीक है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं पानी के अंदर उनके द्वारा ऑक्सीजन की कितनी डिमांड होगी, किस चीज़ को, जो डिकम्पोज है ना, जो अपना पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। ओके, तो ये इनका डिफरेंस है, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो हम पीने योग्य पानी है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है। एक तो भाई कलरलेस होना चाहिए, यानी कि रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए, एक जिसका कोई कलर ना हो वो होना चाहिए, और स्मेल नहीं आने चाहिए, और किसी तरह का टेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए। पीएच इसका 6 से लेकर 9 के बीच में होता है। ठीक है, जो अपना
इट में हैव हार्मलेस डिजोल्व साल्ट टू इम्पैक्ट गुड टेस्ट, और इसके अंदर साल्ट का कंटेंट कम होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कम। हार्मफुल केमिकल्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ख़त्म। नेक्स्ट, सॉइल पोल्यूशन यानी कि मिट्टी का पोल्यूशन, यानी कि मिट्टी पोल्यूशन मतलब जैसे कि है ना, अपनी मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवित रहने के लिए इंसान को, ठीक है। अब मिट्टी में क्या क्या होता है, जैसे पानी, सोल्ट, न्यूट्रिएंट अलग तरह के, और डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं मिट्टी के अंदर। अब हमने मिट्टी को कुछ भागों में बांट देते हैं अपनी पृथ्वी को, जैसे ये एक पृथ्वी का भाग हमने काट दिया, तो हम इसको कैसे बांटेंगे। अब इसको जो है ना, ये 1 2 3 और ये 4 नीचे का, जैसे देखो ये दे रखा है। अब इसको हम बांटेंगे, जैसे है ना, सोइल होरिजन, टर्म समझ लेते, टर्म्स का क्या क्या मीनिंग है। सोइल ओरिजिन, सोइल ओरिजिन का होता है कि जो है ना, इसका हिंदी में मीनिंग होता है मिट्टी की क्षितिज, यानी कि जो थिकनेस होती है मिट्टी की, जैसे ये एक थिकनेस है इतनी, या ये इतनी थिकनेस है, ये इतनी है, ये इतनी और ये इतनी है, ठीक है। यानी कि सोइल ओरिजिन है, ये इतना इतना सोइल ओरिजिन, ये इतना, ये इतना और ये इतना सोइल ओरिजिन है, यानी कि मिट्टी की मोटाई कितनी है वो वहाँ पे। अब इसमें हम बांट लेते हैं, सबसे ऊपर की लेयर को कहते हैं ओ होरिजन, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें डेड लीव्स होते हैं, ठीक है, ट्विंग्स होते हैं, ट्विंग्स का मतलब होता है टहनियाँ वगैरह, ठीक है। उसके बाद अपन लोग एनिमल्स वेस्ट होता है, एनिमल्स का वेस्ट वगैरह, या फिर फंगी वगैरह होता है, या कोई भी और किसी भी तरह का कार्बनिक पदार्थ, वो ओ लेयर में होता है। अब आ जाती है ए लेयर, समझे। ए लेयर क्या होता है, ए लेयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसकी फर्टिलिटी की वजह से, यानी कि इसमें जो क्षमता है ना फर्टिलिटी की, वो सबसे ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हमारी मिट्टी के लिए मिट्टी के दोस्त होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट अपना बी ओरिजोन, बी ओरिजोन क्या है, ये कम लेस ऑर्गेनिक है, यानी कि कार्बनिक तत्व इसमें कम है, और इतनी ज़्यादा फर्टाइल भी नहीं है। सी है, इसमें छोटे छोटे अपने पत्थर आने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है, इसमें जो है ना अपन लोग खेती कर ही नहीं सकते, ये याद रख लेना। ओ ए बी सी, ओ में अपना प्लांट वगैरह के पदार्थ वगैरह होते हैं, टहनियाँ वगैरह, अपना एनिमल्स का जो वेस्ट होता है वो। ए में फर्टाइल के लिए बहुत बढ़िया, और जितने नीचे जाते जाएंगे फर्टाइल उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। सोयल पोल्यूशन को जो है ना हम डिफाइन करते हैं प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, यानी कि जो बाहर से खतरनाक केमिकल्स होते हैं ना, अगर वो सोयल के ऊपर पड़ जाएं, और जिसकी वजह से सोयल की जो गुणवत्ता है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाए। अच्छा, कोजिज़ क्या क्या है, किसकी वजह से सोयल पोल्यूशन होता है। सोयल पोल्यूशन होता है जी एग्रोकेमिकल्स, अगर हम हार्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये बहुत ज़्यादा डालें, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट, उसको हम डायरेक्ट किसी भी बड़े भूभाग पे डाल दें, मिट्टी पे डाल दें। पेट्रोलियम वेस्ट, अगर ऑयल की लीकेज हो जाए ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, और वो ऑयल बह के किसी भी धरती पे चला जाए, अगर ऑयल बहेगा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू तो वो कहाँ जाएगा, धरती में ही जाएगा। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है, जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, मतलब ये अपने आप बायोडिग्रेड नहीं हो सकता। जैसे कागज़ है, पत्ते हैं, पत्ते क्या कुछ टाइम बाद मिट्टी बन जाएगी इनकी, तो ये मतलब बायोडिग्रेड हो जाएंगे। वही अगर एक चिप है आपके रिमोट की, या फिर आपके कंप्यूटर की एक चिप है, अगर हम उसको बहुत टाइम तक भी मिट्टी में डाल देंगे ना, तो वो नहीं ख़त्म होएगी, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और इसको ख़त्म करने के तरीके हैं, साइंटिफिक तरीके, रीयूज़ करो, इनको रीयूज़ करो, ठीक है। तो अगर हम इसको मिट्टी के ऊपर डालेंगे तो उससे क्या है, धीरे धीरे मिट्टी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। या और रेडियो एक्टिव वेस्ट जो हैं लेबोरेटरीज़ के थ्रू निकलते हैं, या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर से कोई भी थोड़ी सी भी वो न्यूक्लियर जो है वो बाहर निकल जाए रेडियो एक्टिव पदार्थ, तो उससे खतरनाक वाली हमारी जो भूमि है ना वो पोल्यूट हो जाएगी, खतरनाक वाली, उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है।
अच्छा जी, इफ़ेक्ट्स क्या 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 होता है सॉइल पोल्यूशन से, वो सबको पता है यार। जो अपना पेड़ पौधे उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, खेती के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, अपना जो कल्टीवेशन हम लोग करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। अपना जो अंडरग्राउंड वाटर है, ज़मीन के नीचे का जो पानी है, वो भी उससे जो है ना कंटेमिनेट होता है, वो भी पोल्यूट होता है। अच्छा, कंट्रोल करने के साधन हैं, एक तो रीयूज़, रिफ्यूज़, रिसाइकिल। ये हम इन चीज़ों को दोबारा इसको रीयूज़, किसी चीज़ को दोबारा से उपयोग में करें। रिफ्यूज़, मनाही कर दें कि भी मैं तो नहीं लूँगा, ये हमारे पर्यावरण के लिए ख़तरनाक है, तो धीरे धीरे वो कंपनी बनानी ही बंद कर देगी। रिसाइकिल, चलो हमने ले लिया, हमने रीयूज़ कर करके भी थक गए, तो वो क्या है, रिसाइकिल होकर नहीं आ जाए वो चीज़ दोबारा से। ठीक है, तो ये इसके कंट्रोल के तरीके हैं भाई। अपन ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए लिक्विड वेस्ट को, जो है ना दोबारा से जैसे हम घर से कोई भी वेस्ट निकलता है, उसके अंदर मैक्सिमम क्या होता है, अपन साबुन के झाग, साबुन होता है मिला हुआ, या फिर अपना जो इंसान का वेस्ट होता है, ठीक है, वो अपना मिला हुआ होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो जिस साबुन से हम लोग नहाते हैं वो मिला हुआ होगा, और इससे ज़्यादा तो किसी के घर से कुछ निकलता ही नहीं है। या फिर बाड़ वगैरह, या फिर कोई पॉलीथीन वगैरह, ये भी, या फिर सब्जी वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, कोई ये तो नहीं है भाई केमिकल डाल दिया, नहीं, केमिकल तो डाला नहीं। तो इस चीज़ को हम दोबारा से रिसाइकल करके और इस पानी को पीने योग्य भी बना सकते हैं। तो यानी कि रिसाइकल भी करना पड़ेगा, यानी उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट अच्छे लगाने पड़ेंगे, अच्छी क्वालिटी के, गांव के लेवल पे। ठीक है, तो और क्या है, जो केमिकल्स है ख़तरनाक है, उसको बिल्कुल बैन कर दो। अगर नीस बैन होता तो उसको एक लाइसेंस दो, उस लाइसेंस के बेसिस पे ही उनको प्रोवाइड करवाओ लोगों तक। ठीक है, जो वेस्ट वाटर है इंडस्ट्रीज़ का, उसको एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए उपयोग में ना लाया जाए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी फ़ायदा है। तो आज के लिए इतना ही, 3 हमने कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे मरीन पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट में। 4 और रह गई। ठीक है, और हमने, अगर आप लोगों ने पिछला नहीं देखा है, तो मैंने कैग, फाइनेंस कमीशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, हरियाणा इकोनॉमी, रूरल मार्केट, इंश्योरेंस, यानी कि पार्ट ई कंप्लीट कर दिया, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो जी, सबको राम राम एंड साइनिंग ऑफ।